हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है, यानी कहने का मतलब है बुक पार्ट 1 से जितने भी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बन सकते थे बोर्ड एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम किस तरीके से करवाएंगे और कितना जो है बेहतर आपकी तैयारी हो सकती है, आपको कितना आसानी होगी मैक्सिमम अंक पाने में। तो वीडियो आप कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए ध्यान से सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अभी तक आप लोग मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आया, सर न्यूमेरिकल की सीरीज नहीं कब देंगे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराइए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो ये सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे। तो चलिए आज सभी के कमेंट्स का आंसर हम देते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। सबसे पहली बात, आपको न्यूमेरिकल की सीरीज मिल रही है। न्यूमेरिकल की 3 सीरीज हुई है, ठीक है। चौथी सीरीज में आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ये चौथी सीरीज आपको मिलेगी मंडे को, ठीक है। न्यूमेरिकल की सीरीज आपको कब मिल रही है? मंडे को, ठीक है। मंडे को जैसे ही आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज यानी चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, तुरंत हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये तो बात होगी न्यूमेरिकल सीरीज की। अब एक सीरीज और हम आपका लॉन्च करेंगे, इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे हर एक चैप्टर पे, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन सकते हैं उन सभी का एक सीरीज में बनाऊंगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज होगी आपकी ये, ठीक है। और एक सीरीज आपकी फार्मूले की ऑलरेडी 1 से 4 चैप्टर तक का हो गया है। तो 1 से 4 चैप्टर तक का आपका फार्मूले का सीरीज हो गया है। तो न्यूमेरिकल की सीरीज भी हम 1 से 4 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आपको फार्मूले की सीरीज 5 से लेके 8 तक करेंगे। फिर न्यूमेरिकल की भी सीरीज आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके फार्मूले का सीरीज बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपके न्यूमेरिकल की सीरीज बढ़ती जाएगी, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का सीरीज, ठीक है। इसके बाद एक जो सबसे अहम सीरीज होने वाली है उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट सीरीज मैं कराऊंगा वो आपके मॉडल पेपर का होगा, ठीक है। तो आपके मॉडल पेपर का सीरीज होगा, और मॉडल पेपर का जो आपका सीरीज होगा, ठीक है, मॉडल पेपर का सीरीज, ये आपका सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस खत्म करने के बाद, जिससे ये ना रहे कि ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है या टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो मॉडल पेपर की सीरीज आपकी कब स्टार्ट होगी? सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस आपका नवंबर में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको तो ना सिलेबस की टेंशन लेनी है और ना ही आपकी तैयारी की। तो जिस तरीके से हम तैयारी आपको करवाएंगे, बस आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चलिए। इतनी सॉलिड आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप जितना चाहेंगे, मैक्सिमम अंक चाहते हैं, अगर आपने जिद बना ली कि नहीं फिजिक्स में हमें 70 में 70 लाना है, या फिजिक्स में 70 में से कम हमको 65 लाने हैं, तो आप आसानी से पा सकते हैं। बस क्या है, जो भी सीरीज हम शुरू करेंगे, ठीक है, सीरीज का कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए, हर एक पार्ट आप बिल्कुल देखते चलिए, ठीक है। तो आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पहला सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसी सीरीज के जस्ट बाद आपको न्यूमेरिकल की बची हुई सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। चैप्टर 1 में एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट में आई थिंक हम आपका चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पेपर को एनालिसिस किया है, ठीक है। कई ईयर के पेपर हमने क्वेश्चन पेपर उठाए हैं अनसॉल्व से, ठीक है, और वहां एनालिसिस करने के बाद ये 3 क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 से सेलेक्ट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया। ये मान के चलिए, ये जो है पूछा गया था आपका 2013 में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद 2014 में भी पूछा गया था, और उसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपका 18 में भी पूछा हुआ। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, रही बात इसके आंसर की, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करेंगे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है
इसका मतलब डेरिवेशन का जो सीरीज है इसका आंसर भी बता दीजिए। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा तक, यहां तक कि आपकी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा दी गई है, ठीक है। और रही बात इन सबके सोल्यूशन को, तो अगर सोल्यूशन आप YouTube पर देखने जाएंगे शुभम क्लासेस के, ठीक है, शुभम क्लासेस के चैनल पे, तो हो सकती है प्लेलिस्ट, कितने लोगों को प्लेलिस्ट खोलना ना आता हो, ठीक है, तो उन सबसे बचने का सबसे सिंपल सा तरीका है आप शुभम क्लासेस के ऐप को खोलिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट ऐप को डाउनलोड कर लिए हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो फटाक से जो है प्ले स्टोर से जाएं और शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, और वहां पे हर एक चैप्टर बिल्कुल सीक्वेंसली, ठीक है, हर एक चैप्टर का पार्ट वाइज आपको वहां पे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। और हर एक वीडियो में, ठीक है, हर एक वीडियो से आपको हर एक वीडियो, जैसे कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, ये चीज आप डायरेक्टली यूट्यूब में डाल देंगे, कूलाम का नियम बाय शुभम क्लासेस, ठीक है, तो तुरंत आपको इसका सोल्यूशन जो है निकल के आ जाएगा, वहां से इसका तैयार कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कितनी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2012 में, फिर पूछा गया है 2014 में, पूछा गया है 2013 में, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2016 में, और 2019 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन आई थिंक पार्ट 3 या पार्ट 4 में आपको इसका सलूशन मिलेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 3 या पार्ट 4 वाले वीडियो में इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। और ऐप में आप अगर देखेंगे तो चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट तैयार करके रखी गई है, ठीक है। तो आपको कहीं भी बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं कोई ऐसी तैयारी आपको करवाएगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है गॉस के नियम को सत्यापित करते हुए, ठीक है, गॉस के नियम को सत्यापित करने का मतलब है गॉस के नियम का आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसका प्रूफ करना है, और उसके बाद उसका यूज करते हुए अनंत, ठीक है, अनंत विस्तार वाली कोई समतल आवेशित चादर है, उसके पास या उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करना। ये देखिए कितनी बार आपसे पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ये जो है आपसे पूछा गया है 2010 में पूछा गया है, 2011, 12, 13, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया, 12, 13, उसके बाद फिर 14 में जो है आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था, गॉस के नियम को सत्यापित कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपके 2 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन, कभी कभी दोनों एक साथ भी पूछ लेता है, तो इसीलिए दोनों आप एक साथ तैयार कर लीजिएगा। गॉस के नियम का प्रूफ, गॉस का नियम बाय शुभम क्लासेस आप यूट्यूब पे डालिए, तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग आप जैसे ही डालेंगे अनंत विस्तार वाली समतल आवेशित चादर के कारण, तुरंत इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसका सोल्यूशन आप यूट्यूब पे डायरेक्ट टाइप कीजिए और लास्ट में लिख दीजिए बाय शुभम क्लासेस, तो तुरंत जो है निकल के आ जाएगा और आप अच्छे से वहां से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। और देखिए कितनी बार पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, फिर पूछा हुआ 15, 16, 17, 18, ठीक है, लगातार पूछा गया है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका क्वेश्चन जो है 19 में पूछा गया, नहीं 19 में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो देखिए पहले चैप्टर से ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि पीडीएफ जो है आपको ऐप और टॉप 100 बैच दोनों पे हम अवेलेबल करवा देंगे बहुत जल्द ही, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 के, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 और 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। आप लोग यार एक वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में, तो वीडियो फटाफट लाइक कीजिए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो इस टाइप की वीडियो अगर आपको
और भी चाहिए या और भी आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके बोलो, ठीक है। सारी चीजें आपकी दूर की जाएंगी, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब है कि वैद्युत विभव की जो है आपको बिल्कुल सटीक डेफिनेशन लिखनी है। अब विभव की जब भी आप डेफिनेशन लिखो तो अगर आपको मात्रक और बीमा सही सही पता है तो नहीं पूछा गया है तो भी मात्रक और बीमा राइट कीजिए अगर आपको अच्छे अंक पाने हैं तो, ठीक है। देखिए कोई भी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो अगर आपको मात्रक और बीमा पता है तो आप बिल्कुल राइट कर दीजिए, ठीक है, और उसको हाईलाइट कर दीजिए, बिल्कुल घेर ओढ़ दीजिए। जैसे कभी कभी हम कलर चार्ट लेके घेरते हैं, आप लोग नीली स्केच लेके जो है उसको कवर कर दिया करो। इससे क्या है ना अच्छा इंप्रेशन बनता है और नंबर देने का भी मन करता है। तो नंबर एक आध दो चीज मान लीजिए आधे कहीं कटते भी रहेंगे ना तो वो पूरा अंक आपको मिल जाएगा अगर सही सही पता है तभी। अगर नहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो मत राइट करो, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मत राइट करना, ठीक है। जब पूछा जाए तभी करना, लेकिन बिना पूछे अगर राइट कर रहे हो तो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, फिर बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान निकालना। तो अक्षीय स्थिति में पूछे या निरक्षीय, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चैप्टर को करते समय वहां पे पढ़ा गया था कि निरक्षीय स्थिति में तो वैद्युत विभव 0 हो जाता है, केवल अक्षीय स्थिति में ही वैद्युत विभव आता है। तो कभी कभी एनसीईआरटी क्या करता है कि ना तो निरक्षीय स्थिति पूछता है और ना ही अक्षीय स्थिति में व्यापक स्थिति, यानी अगर थीटा कोण पर बनाती हुई कोई, जैसे मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इससे थीटा कोण पे ना अक्षीय पूछ रहा है ना निरक्षीय, यहाँ कहीं कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके एक्सिस के साथ ये थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पर वैद्युत विभव का मान पूछ लेता है, तो यहाँ पर भी वैद्युत विभव का मान कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। आप सेकंड चैप्टर में इसको आराम से देख सकते हैं। हाँ ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा गया इसको भी जरा हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है आपका 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 2011, 12, 14, 15, 16, 17, 18, देखिए इतनी बार ये लगातार क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अगर 19 में नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो इस बार इसके आने के चांसेस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। अभी आप लोगों को डाउट थोड़ा सा ये हो रहा है कि सर 2020 वाले क्वेश्चन तो आप बता नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए 2020 में जो आपके सातों सेट बने थे उन सबको हम किसमें सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने कहा ना आपके क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक सीरीज बनेगा, उसमें आपके रिसेंटली जो 2020 के सातों सेट बने हुए थे, ठीक है, उसमें से जो एक मैक्सिमम बच्चों एक सेट जो है 90% न्यूमेरिकल का बन गया था। तो अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल बन जाए तो क्या होता है जानते ही, सब बोलोगे पेपर टफ है, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपकी सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस की जाएगी। आपको कहीं पर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप वीडियो देखते रहिए और लाइक किया करिए, लाइक में कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। आगे देखिए, सिद्ध कीजिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यार आपकी एक लाइक ही तो हम लोगों को एनर्जी के लिए एनर्जी का काम आती है, ठीक है। लाइक देख के हाँ नहीं, बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो बनाते रहो। आगे देखो, सिद्ध कीजिए आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = ½ CV² होती है। ये भी देखिए 2011, 16 और 17 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 2011, 16 और 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर जो भी स्टूडेंट हमारा पूरा वीडियो जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं अगर अच्छे से देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसकी जुबान पर होंगे, ठीक है। इतने आसान तरीके से वहाँ पे आपको समझाया गया, भले ही ये लेक्चर आपको कॉपी पे समझाया गया लेकिन वहाँ पर भी आपको ये लेक्चर इतने सटीक और इतने आसानी से इतना आसान तरीके से समझाया गया है कि आपको कंठस्थ होगा। हालांकि जितने भी कॉपी के लेक्चर है, जैसे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का आपका कॉपी का लेक्चर है, तो वो सारे लेक्चर मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसा ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें पार्ट 1 में एक चैप्टर है 8वां, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जैसे ही वो खत्म होता है,
जो आपके 4 चैप्टर हैं कॉपी पे, उसमें से एक चैप्टर, पहला चैप्टर हम कवर कर देंगे और फिर बाकी का जो 3 चैप्टर है वो भी बीच बीच में कवर कर देंगे, ठीक है। संडे को जैसे आपकी कोई क्लास नहीं लगती है तो संडे स्पेशल में हम एक दिन में एक चैप्टर आपका ले लेंगे। आगे देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई। सबसे पहला काम तो आपको इसमें यह करना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या फार्मूला होता है उसको डिराइव करना है, उसको अच्छे से प्रूफ करना है, ठीक है। और साथ ही इसमें आपको यह भी बताना है कि अगर इसकी धारिता हमें बढ़ानी हो, यानी इसकी कैपेसिटी को अगर हमें इंक्रीज करना हो तो हमको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो क्या क्या करना होता है, जैसे कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए उसके बीच में परावैद्युतांक पदार्थ रख देते हैं, उसके प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसके प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देते हैं। तो ये 3 तरीके से जो है 3 बातों पर उसकी धारिता निर्भर करती है। पहला ध्यान से सुनो, उसके बीच में परावैद्युतांक के भर देते हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता के गुना बढ़ जाती है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दो, ठीक है। और तीसरी बात, प्लेटें जो रखी गई हैं उसके बीच की दूरी कम कर दो तो उसकी धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अच्छा बात कर लेते हैं ये किस किस सन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए भाई किस किस सन में पूछा हुआ है, ये 2013, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। 2013, 15, 16, 17, 18 और 19, 1 2 3 4 5 साल लगातार पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत विभव, अब समझ गए क्या करना है, वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। ये आपका 2015 में पूछा गया था, फिर भी हमने राइट कर दिया क्योंकि टॉपिक से काफी कुछ इंपॉर्टेंट हमको ऐसा लग रहा है कि वैद्युत आवेश के कारण, क्योंकि वैद्युत विभव चैप्टर ही है तो वैद्युत विभव कैलकुलेट करना तो आना ही चाहिए, यानी वैद्युत विभव का फार्मूला कैसे ड्राइव करना है ये हर हाल में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट में राइट कर दिया है। ओके, तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा एक नजर इस पर भी देख लिया जाए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व को परिभाषित करते हुए विशिष्ट प्रतिरोध एवं चालकता, चालकता का मतलब है विशिष्ट चालकता से, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता में संबंध बताना है। तो सबसे पहले तो हमें धारा घनत्व J, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है I/A, ठीक है। तो उसको परिभाषित कीजिए। एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, ठीक है, धारा घनत्व कहलाती है। तो J इक्वल टू क्या होता है उसको बताना है, और विशिष्ट प्रतिरोध रो और सिग्मा ये दोनों एक दूसरे से कैसे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इनमें क्या रिलेशन है ये तो हम आपको बता ही दिए हैं, बस इतना सा रिलेशन था। ये आपको देखिए कई बार पूछा गया है, 3 साल लगातार पूछा है, 2013, 14, 15 में पूछा है, तो मे भी चांसेस बन सकते हैं आपके, ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के। हालांकि काफी लंबा समय हो गया है, ये क्वेश्चन आपका आया नहीं है, ठीक है। कितना साल हो गया, 5 साल हो गए हैं, ये क्वेश्चन आपके आए नहीं है, तो मे भी मूड बदल जाए और ये क्वेश्चन जो है घूम के आ जाए। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, ठीक है, जैसा कि हमने बताया, बस यही था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर, यह क्वेश्चन भैया बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक थोड़ा सा छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, लेकिन जब दोनों को हम मिला देते हैं तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक पूछा गया तो 3 नंबर का पूछा जाएगा, दोनों पूछे गए तो 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो दोनों पूछे जाने में मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग का अनुगमन वेग जहां शब्द आ जाएगा तो सबसे पहले जान लेना हमें धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करना है। I बराबर NEABD इसका प्रूफ करना है। इसके बाद उसके प्रूफ को करने के बाद हमें ओम के नियम को प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। जब भी 5 नंबर का या इस तरीके से पूछा जाए धारा घनत्व में संबंध बताते हुए ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए या इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम की
नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो समझ जाइए I बराबर NEBD, इसको पहले हमें दिखाना है कैसे हुआ, ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, उसके बाद हमें ओम के नियम को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन ये 2012, 13, 16, 17, 18, 14, 15, ठीक है, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देख लो कितना लगातार पूछा गया। अब लगातार का मतलब सेम ही क्वेश्चन हुआ, नहीं रिपीट हुआ, ध्यान से लॉजिक समझो। इसमें दो क्वेश्चन, ओम के नियम, मान लीजिए किसी साल ऐसा हुआ कि दोनों पूछ लिया गया, किसी साल ऐसा हुआ है कि अनुगमन वेग के सिद्धांत पर धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पूछ लिया गया है, ठीक है, ओम का नियम नहीं पूछा गया। किसी साल ओम का नियम पूछा गया तो अनुगमन वेग का धारा और अनुगमन वेग में संबंध नहीं पूछा गया, ये कहने का मतलब है, ठीक है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? कोई डाउट अगर हो तो बिल्कुल जो है फ्री है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए। देखिए जैसे जो भी वीडियो, हाँ एक चीज ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि फिजिक्स की जो क्लास आपकी चलती है डेली शाम के 6 बजे चलती है, ठीक है, शाम 6 बजे बिल्कुल फिजिक्स की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है, डेली आपको शाम 6 बजे फिजिक्स की क्लास देखने को मिलेगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम और व्हिटस्टोन सेतु व विभव मापी। तो भैया देखो इसमें से ये आपका अगर आप विभव मापी अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका दो फायदा, एक तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया तब तो अच्छी बात है, वहां आपको मजे से कर सकते हैं। दूसरी चीज बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, प्रैक्टिकल आपको विभव मापी का करना ही करना है, तो इसको आपको तैयार हर हाल में करना है, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम क्या है, देखो भाई किरचॉफ का नियम अगर आपको पता होगा तभी आप व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि बिना किरचॉफ के नियम के यूज के व्हिटस्टोन सेतु का फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं इस तरीके से ये लोग एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं या एक ही थाली के, ठीक है, पेदे हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2012, ठीक है, 2014, 15, 17, 18, 19, ठीक है, 2012, 14, 15, 17, 18 और 19, ठीक है, ये इस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए 3 तक हो गया, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लो भाई, थोड़ा सा आप लोग भी वर्क कीजिए, जैसे भी कोई भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या कुछ भी हम बताए नहीं कि तुरंत कमेंट आने लगेगा सर जी पीडीएफ दे दीजिए। अरे यार सब कुछ बोर्ड पे हम आप ही लोगों के लिए तो राइट करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। हाँ पीडीएफ तो आपको दे ही दिया जाएगा, लेकिन अब इतनी ज्यादा आपको जल्दी रहती है, लेक्चर खत्म नहीं हुआ कि आपको पीडीएफ तुरंत चाहिए, थोड़ा टाइम दो स्टूडेंट, टाइप करवा दे, ठीक है, अच्छे से। अब पता चला हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिए, आपको बता दिए वीडियो में, और सोचते हैं कि अच्छे राइटिंग में जो है हमको नोट्स भी मिल जाए, तो राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए या उसको टाइप करवा दें, अच्छे से दिखे, ठीक है, अच्छा लगे देखने में, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट होता है कि क्योंकि इस समय मैक्सिमम चीजें हम आपकी टाइप करवा रहे हैं, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग नोट कर लेंगे तो और बेटर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का। ओके स्टूडेंट, तो चलिए चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला तो है बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट के नियम को समझाते हुए एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए या कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, उसके कारण यानी उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके से r दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, तो इन सबको निकालने के लिए हमें बायो-सेवर्ट के नियम को जानना बहुत जरूरी है। बिना बायो-सेवर्ट के नियम को जाने या उसको बिना एक्सप्लेन किए हुए ये सारी चीजें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए या बायो-सेवर्ट के नियम को प्रूफ कीजिए। उसके बाद वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई वृत्ताकार कुंडली है, अगर उसमें हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको हमें निकालना है।
भाई केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्यों 0 होगी, एक्सप्लेन कर दें? चलिए कर देते हैं। रुकिए, पहले तो हम कुछ आपका ले लेते हैं कुंडली टाइप का गोल सा, ठीक है, जिससे जो है आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। एक सेकंड रुकिए। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारी कोई वृत्ताकार कुंडली, ठीक है, कोई वृत्ताकार कुंडली। अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक तार के चारों ओर, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा और इधर इसकी डायरेक्शन, ठीक इसी के नीचे आ जाओ। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी एक डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो इसका और ये दोनों परिणामी कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन जितना चुंबकीय सेम लंबाई ले लो, डेल्टा एल लंबाई यहाँ ले रहे हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी वो इसके ठीक नीचे जो उसी के बराबर लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी बाहर की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टोटल क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। केवल इसके केंद्र पर, जहां पर हमारी उंगली है, ठीक है, केंद्र पर ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको मिलती है। अगर इसमें फेरों की संख्या, ये तो एक ही बार इसको लपेटा गया, ऐसा ऐसा इसको कई बार लपेट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, जितने फेर हैं उतने से गुणा कर दो। एक कॉइल के कारण निकाल लो, ठीक है, एक कॉइल के कारण जैसे मान निकाल लिया हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जितने इसमें फेरे हैं उतने से गुणा कर दो। अब फेरों का मतलब है कुछ इस तरीके से इसको हम लपेटते चले जाए, ठीक है। अब इसमें देखिए कई सारे फेरे हैं, ये वृत्ताकार कुंडली आपको दिख रही ना, तो ऐसे ऐसे करके देखो कई सारे फेरे हैं, तो फेरों को गिन लेना है और एक कुंडली का जितना आएगा उसी से उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, किस किस ईयर में आया। ये आपका 2014 में पूछा गया है, ठीक है, 16, 17, 18, 19, ठीक है, इतने ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्पियर के परपथीय नियम का प्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे चालक तार अथवा धारावाही परिनलिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो भाई देखो, जो रूल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में गॉस की परिमेय का था, वही सेम रूल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में एम्पियर के परपथीय नियम का है, ठीक है। और उसके भी एप्लीकेशन उतने हैं जितने गॉस के एप्लीकेशन थे, या गॉस के नियम के अनुप्रयोग जितने थे उतने ही उसके भी है। तो ये दोनों अनुप्रयोग आपके एम्पियर के परपथीय नियम के काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। आगे देखो, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत पूछा गया था, ठीक है। अभी रिसेंटली में, अभी जल्दी ही की किसी वीडियो में हमने इसको जो है डिस्कस किया, ठीक है, अभी रिसेंटली में किसी एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोग सारी वीडियो डेली के डेली देखते हैं तो आपको याद होगा किस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ, फार्मूले वाले में डिस्कस किया था, ठीक है, जो आपके फार्मूले के सीरीज बन रही थी, फार्मूला नंबर पार्ट 2, ठीक है, फार्मूले के पार्ट 2 में इसको हमने डिस्कस किया था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो है देखिए पूछा गया 2012 में, 13 में, ठीक है, 17, 18, 19, कितने सालों में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता था वो आपके खैर सिलेबस से हटा दिया गया है। जो 30% सिलेबस कम हुआ उसी में कम हो गया है, तो वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको नहीं बता रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में ना हो, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटकों का हमको क्या, कैसे उसको तोड़ते हैं, उसका क्या फार्मूला बनता है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। और tan इनवर्स फाई का क्या फार्मूला आता है, tan फाई का क्या फार्मूला आता है, वो सारी चीजें आपकी इसी में आ जाती है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चुंबकत्व के, ठीक है, किसी भी पदार्थों के चुंबकत्व के व्याख्या कीजिए। अब लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, इनमें हाँ अंतर पूछा जा सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो आपका है, ठीक है, परमाणुीय मॉडल के आधार पर वो टॉपिक से हटा दिया गया है। तो तीनों में लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो अंतर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहा था।
और एक क्वेश्चन जो है, जो अभी हमने बताया कि जो हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय, इनमें अंतर दो तीन नंबरों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, इसको समझाना है। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण को उदाहरण सहित समझाइए। स्वप्रेरण की घटना क्या कहलाती है और अन्योन प्रेरण की घटना क्या है, इसको अभी ये रिसेंटली में पढ़ाया हुआ चैप्टर है, तो आपको याद होना चाहिए। इसको हमें एक्सप्लेन करना। ये देखिए पूछा कितनी बार गया है। ठीक है, ये 2011, 12, 15, 17, 18, 19, 11, 12, 15, 17, 18 और 19 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है लेंज के नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये 2020 में आपका क्वेश्चन आया था। रिसेंटली पेपर 2020, पिछली इस बार जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि लेंज के नियम को समझाइए और लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, इस पर क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है 11, 15, 18, 20। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, ये आपकी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। और उसके बाद आई थिंक ये 2017 में पूछा गया, उसके बाद ये नहीं आया है। तो मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस में जो और 30% में क्वेश्चन हटे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कुछ हटे हैं, तो इंपॉर्टेंट हटने की वजह से इसके चांसेस बन सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए, ठीक है, तो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7 और 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए चैप्टर नंबर 7 और 8 को भी देख लिया जाए कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है एलसीआर। एलसीआर को पढ़ाने से पहले एल परिपथ क्या है, सी परिपथ क्या है, आर परिपथ क्या है, इसको हमने एक वीडियो में तीनों को एक साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर एलसीआर को अच्छे से समझना है तो आपकी तीनों सर्किट आर परिपथ, सी परिपथ और एल परिपथ, ये तीनों आपको अच्छे से समझना होगा, तब जाके आपको एलसीआर पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। और एलसीआर को हमने कोशिश ये भी किया है कि आपको बेहतरीन अच्छे से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है और उसमें कोई डाउट भी ना हो। हालांकि आप लोगों के कमेंट पॉजिटिव आए थे, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमको समझ में आ गया है, तो अच्छी बात है। एलसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ये देखिए बहुत पूछा गया, 2016, 17, 18, 19 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, 2016, 17, 18, 19 में लगातार पूछा गया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है आईआरएमएस और बीआरएमएस क्या है। तो आईआरएमएस और बीआरएमएस का आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसको भी जो है हमने डेराइव किया हुआ है। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ये आपको पूछा गया 2010, 17, 18, 19। 2010 में पूछा गया, उसके बाद सीधे 17 में पूछा गया, 18 और 19। ठीक है, तो इतने ईयर में जो है पूछा। अभी ट्रांसफार्मर आपका रिसेंटली में कंप्लीट हुआ टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा खास आपको टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें ज़्यादा कुछ है भी। ठीक है, इसमें बस केवल 2 ही चीज़ें हैं, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है। तो प्राथमिक कुंडली में जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिवर्तन हम करते हैं, वो सारी घटनाएं द्वितीयक में भी होती हैं। तो यानी प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स परिवर्तन की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वही सेम विद्युत वाहक बल किसमें उत्पन्न होता है, दूसरी कुंडली में। ठीक, बस यहाँ पे उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमें निकालना, वहां पे उत्पन्न विद्युत वाहक बल निकालना, दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। यानी दोनों हमारे क्या बन जाएंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और फिर उठा के क्या कर देना, भाग कर देना। ठीक है भाई, पहले कुंडली का विद्युत वाहक बल समीकरण नंबर 1, दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल समीकरण नंबर 2, फिर पहली कुंडली के विद्युत वाहक बल को दूसरी कुंडली के विद्युत वाहक बल से भाग कर देना। सीधे सीधे जो भी हम डिराइव करना चाहते थे वो हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो स्टूडेंट, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। ठीक है,
और साथ ही कमेंट भी करके बताइए कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। विस्थापन धारा, ठीक है, विस्थापन धारा को यूज करके मैक्सवेल का एक समीकरण हमने बनाया था, अभी बनाया नहीं, ठीक है, समझाएंगे। अभी ये चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो ये सारी चीजें हम अच्छे से आपको ड्राइव करेंगे। फिलहाल इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट कर लो, पढ़ाते समय भी हम इसको जो है अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये 2016 और 18 में पूछा हुआ है, ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग बहुत पूछा गया, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग और या मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या, ये बहुत पूछा हुआ है। कितना पूछा हुआ है? 2010 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19 में भी पूछा गया। तो ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक यानी बुक पार्ट 1 के सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आपको नोट करवा दिए हैं, बता दिया कि ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आई थिंक सभी चैप्टर में लगभग 3-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 3 24 या 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल आपके हैं एक बुक से। तो अब बताओ, अगर आप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा बुक तैयार हो गया डेरिवेशन का, है कि नहीं, और 40% आपका तैयार भी हो गया। तो इसलिए जैसी तैयारी बिल्कुल हम आपकी करवा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपकी तैयारी, आप लोग हमारे साथ तैयारी करते चलिए, आपकी बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतर और अच्छी तैयारी होगी। निश्चित है आप जितना अंक पाना चाहते हैं आपको मिलेगा, ठीक है। बस जैसे जैसे हम आपकी तैयारी करवाते हैं बिल्कुल फॉलो करते चलिए। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल की सीरीज के साथ, ठीक है। जो आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी पार्ट 3, यानी 3 पार्ट आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज में बन चुकी है, उसके अगले पार्ट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।